दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट का। दोस्तों, ये एक लंबा सिद्धांत है, तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज की क्लास, एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट में मानव जीवन को 8 भागों में बांटकर मानव जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाले द्वंद्वों का वर्णन किया है। इन 8 चरणों को उन्होंने 8 एजेस ऑफ मैन कहा है। इस सिद्धांत को साइको सोशल डेवलपमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के कारक शामिल हैं, और कब ये दोनों कारक आपस में शामिल हो जाते हैं, इतने मिल जाते हैं कि इनको अलग करना संभव नहीं हो पाता, यह पता ही नहीं चलता है। इसीलिए एरिक एरिक्सन की थ्योरी को थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। दोस्तों, एरिक्सन ने जिन 8 चरणों का वर्णन किया है उनमें से हर चरण में एक द्वंद्व है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, और उस द्वंद्व का सामना हर इंसान को करना पड़ता है, हर इंसान को उस द्वंद्व से जूझना पड़ता है। एरिक्सन का मानना था दोस्तों कि एक चरण का विकास अगले चरण के विकास को प्रभावित करता है, यानी हमारा वर्तमान विकास अनुभव कैसे हैं यह इस बात पर निर्भर करेंगे कि हमारे पहले वाले चरण का अनुभव कैसा था, और जो हमारा अनुभव होता है उसी अनुभव के आधार पर हम उस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं, अपने आप को या तो पॉजिटिव तरफ पाते हैं या नेगेटिव तरफ पाते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि वो कौन सी अवस्थाएं हैं, चरण हैं जिनका वर्णन एरिक एरिक्सन ने किया है, और कौन से द्वंद्व हैं जिनका सामना इन विभिन्न चरणों में इंसान को करना होता है। दोस्तों, पहली अवस्था इन्फेंसी की है, जिसमें बेसिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का द्वंद्व होता है। दूसरी अवस्था अर्ली चाइल्डहुड की होती है, जिसमें ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट का कॉन्फ्लिक्ट होता है। तीसरी अवस्था मिडिल चाइल्डहुड की है, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का द्वंद्व होता है। और चौथी अवस्था लेट चाइल्डहुड की होती है, जिसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी का द्वंद्व होता है। पांचवा चरण एडोलेसेंस है, जिसमें आइडेंटिटी अचीवमेंट वर्सेस रोल कंफ्यूजन का द्वंद्व होता है। छठा चरण यंग एडल्टहुड का है, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का द्वंद्व होता है। सातवां चरण मिडिल ईयर्स है, और इस अवस्था में जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन का द्वंद्व होता है। जो 8वीं अवस्था है उसे ओल्ड एज कहा जाता है, इसमें ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का द्वंद्व होता है। दोस्तों, ये 8 चरण हैं जिनका प्रतिपादन एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट में किया है। हम एक एक करके इन चरणों की खासियत देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से इंसान को इन द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके इन 8 चरणों का अध्ययन। इनमें जो पहला चरण है वो शैशवावस्था का है, जिसको इन्फेंसी कहा जाता है, और इस चरण में बच्चे की उम्र 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच की होती है। यह वह अवस्था होती है दोस्तों जिसमें इंसान की मनोवैज्ञानिक जरूरतें बहुत कम होती हैं। उसको नींद आती है तो सुला दिया जाए, भूख लगती है, प्यास लगती है तो खाना खिला दिया जाए, पानी पिला दिया जाए, बच्चा इतने में संतुष्ट हो जाता है। और जब उसकी ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो इससे उसमें विश्वास का, ट्रस्ट का जो भाव है वो पैदा होता है। लेकिन जब उसकी ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो इससे उसमें अविश्वास या मिसट्रस्ट की भावना पैदा होती है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा सवाल यह आता है कि भारत जैसे देश में हम इतने छोटे बच्चे की हर जरूरत को पूरा करते हैं। वो थोड़ा सा रोता है, उसको गोदी में उठा लेते हैं, आंखें झपकने लगता है, कंधे से लगाकर सुला देते हैं। फिर यह मिसट्रस्ट की भावना कैसे आई और कहां से आई? दोस्तों, ये जो थ्योरी है एरिक एरिक्सन की, इसे यूरोपीय संदर्भ में लिखा गया था।
यूरोप में अक्सर ऐसा होता है कि माँ और बाप दोनों वर्किंग होते हैं और अक्सर छोटे बच्चों की जो परवरिश होती है वो मेड करती हैं या पालने में बच्चों का पालन पोषण खुद होता है। ऐसे में कई बार मिसकेयर की वजह से बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसे ही बच्चों में जो मिसट्रस्ट की भावना है वह जन्म लेती है। तो यह जो मिसट्रस्ट की भावना है वह यूरोपीय संदर्भ से ली गई है। दोस्तों, दूसरा चरण अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यावस्था का है, जिसमें बच्चे की उम्र 1 से लेकर 3 वर्ष के बीच होती है। इस चरण की खासियत यह होती है कि इसमें क्योंकि यूरोप में माँ बाप दोनों काम करते हैं और बच्चे को प्लेवे स्कूल में डाल दिया जाता है, तो बच्चे को सेल्फ कंट्रोल करना सिखाया जाता है। बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो सुबह सुबह ही फ्रेश हो जाए। अब इसमें उसको अपना सेल्फ कंट्रोल करना सिखाया जाता है और इस चीज़ को सेल्फ को अगर वो कंट्रोल करना सीख जाता है तो इससे उसमें ऑटोनॉमी की भावना आती है। परंतु यदि वो सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता है और जो टॉयलेट है वो अपनी पैंट में ही कर देता है तो इससे उसमें शेम या डाउट की भावना पैदा होती है। दोस्तों, इस चरण की एक खासियत यह भी है कि इसमें बच्चा काम को स्वयं करना चाहता है और इसीलिए वो आप ही करता है। कोई भी काम हम उसके सामने करते हैं तो वो बोलता है आप ही, मतलब मैं खुद करूंगा। एरिक एरिक्सन का मानना था दोस्तों कि इस चरण में अभिभावकों की, पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का अच्छा विकास हो, एक हेल्दी डेवलपमेंट उसका हो, तो हम बच्चों को ऑटोनॉमी बनने दें, उसको स्वयं करने दें। हम प्रोटेक्टिव तो बने, ओवर प्रोटेक्टिव ना बने। हम उसको काम करने दें, लेकिन उसको इतना भी आज़ाद ना छोड़ देती कि इस आज़ादी से उसको हानि पहुंचने लगे, बल्कि उसके आसपास एक सुरक्षा का घेरा बनाए ताकि जब उसको मदद की जरूरत पड़े, सहारे की जरूरत पड़े, हम उसको सहारा दें, लेकिन हम उसको काम स्वयं करने दें। इससे उसमें जो अगर इन सारे कामों को वो आसानी से कर लेता है तो इससे उसमें ऑटोनॉमी की भावना आएगी, और अगर इस कार्य को करने में वह फेल हो जाता है तो इससे उसमें शेम या डाउट की भावना जन्म लेगी। दोस्तों, जो तीसरा चरण है वो मिडिल चाइल्डहुड का है, जिसे मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है। इस दौरान बच्चे की उम्र 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की होती है और इस चरण में बच्चा अक्सर काम को स्वयं करना चाहता है, अपने माता पिता की, छोटे भाई बहनों की मदद करना चाहता है, काम को स्वयं करके दिखाना चाहता है। अगर इन सारे कामों को वो कर लेता है तो इससे उसमें इनिशिएटिव की भावना जन्म लेती है। परंतु अगर वो काम बिगड़ जाते हैं तो इससे उसमें गिल्ट की या अपराध बोध की भावना जन्म लेती है। दोस्तों, मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए कि एक बच्चा रोज अपने पापा को देखता है कि जब भी लाइट जाती है उसके पापा जनरेटर में बोतल से कुछ ऑयल लिक्विड डालते हैं। एक बार ये हुआ कि लाइट गई और बच्चा दौड़कर फ्रिज में से ठंडे पानी की बोतल लाया और उसने जनरेटर में उस पानी को डाल दिया। यह देखकर उसके पापा ने उसको 2 चांटे लगा दिए। इससे उसमें गिल्ट की भावना पैदा हुई, क्योंकि उसने अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए थी। उसने खुद देखा था कि लाइट जाने पर उसके पिताजी कुछ लिक्विड जनरेटर में डालते हैं जिससे लाइट आ जाती है, लेकिन इससे उसमें दोस्तों गिल्ट की भावना पैदा हुई। अगर यह इसका उल्टा होता, वह लिक्विड पानी की जगह ऑयल होता, तो उसके पिताजी उसको शाबाशी देते, जिससे उसमें इनिशिएटिव की भावना जन्म लेती। परंतु ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उसने गलती कर दी और ऑयल की जगह उसने पानी जनरेटर में डाल दिया। इसकी वजह से उसकी पिटाई भी हुई और इसीलिए उसमें गिल्ट की भावना पैदा हुई। इसके बाद दोस्तों चौथी अवस्था है जिसे लेट चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे की उम्र 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक होती है और प्राइमरी स्कूल में वो स्टडी करता है। इस स्टेज की खासियत यह है दोस्तों कि एक बच्चे को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। स्कूल में उसको अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। एक टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता है, दूसरा टीचर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता है। इसलिए उसको घंटी बजने के बाद ही एक किताब बंद करके दूसरी किताब निकालनी पड़ती है, उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसके अलावा घर पर भी उससे पेरेंट्स यह उम्मीद करते हैं कि वह सभी कार्य अपने आप करे, अपना होमवर्क भी खुद करे, खेले भी। और आजकल घरों में फ़ोन भी होते हैं, तो कभी फ़ोन आए तो पेरेंट्स ये उम्मीद करते हैं कि वो फ़ोन भी अटेंड करे और अपना खाना लेकर भी स्वयं खाए। दोस्तों, इन सब कामों को यदि वो आसानी से कर लेता है तो इससे उसमें इंडस्ट्री की भावना पैदा होती है।
वो अपने आप को बाकी लोगों जैसा मानता है। लेकिन अगर ये काम, इन सारे कामों को वो आसानी से नहीं कर पाता है तो वो अपने आप को दूसरों से हीन मानने लगता है और इससे उसमें इन्फीरियोरिटी की भावना पैदा होती है। दोस्तों, फिल्म तारे ज़मीन पर जो थी, आमिर खान की फिल्म थी, उसका ईशान अवस्थी आपको याद होगा। ईशान अवस्थी जिस तरीके की भावना से ग्रस्त था उसको इन्फीरियोरिटी कहा जाता था, क्योंकि वो किसी भी काम को कर नहीं पाता था, इसीलिए वो अपने आप को बचाता था, छिपकर रहता था। इसी भावना को इन्फीरियोरिटी कहा जाता है। इसके बाद अगली स्टेज जो है दोस्तों, वो किशोरावस्था या एडोलेसेंस की है। ये एक बहुत ज़्यादा परिवर्तनों वाली अवस्था है और इसमें अनेक कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना इंसान को करना होता है। इस दौरान इंसान की उम्र 15 से लेकर 18 वर्ष की होती है और इस दौरान वह अपनी पहचान बनाना चाहता है, अस्तित्व बनाना चाहता है। अस्तित्व बनाने से संबंधित उसके सामने 5 सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं दोस्तों। ये 5 सवाल जो उसके अस्तित्व को निर्धारित करते हैं। इनमें पहला सवाल यह है कि मैं कौन हूँ, दूसरा यह कि मैं क्या हूँ, तीसरा यह कि मैं कैसा हूँ, चौथा यह है कि मैं कहाँ हूँ और पांचवा यह कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस दौरान इंसान के लिए अपनी छवि यानी इमेज बनाना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इमेज बनाने में भी वह पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि जो इमेज बनती है वो इंसान के स्वयं अपने हाथ में नहीं होती है, बल्कि वो 2 रूपों में बनती है। एक तो प्राकृतिक रूप, जैसा उसको प्रकृति ने बनाया है वो उसको बदल नहीं सकता। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबी हाइट का है और कोई छोटी हाइट का है, इसको व्यक्ति नकार नहीं सकता है। इस बात को उसको ध्यान रखना होता है अपनी बॉडी इमेज बनाते हुए, और साथ ही सामाजिक कारकों का भी उसे ध्यान रखना होता है। इन दोनों कारकों से मिलकर व्यक्ति की इमेज बनती है। दोस्तों, इसी उम्र में एक परिवर्तन यह होता है कि इंसान में सेक्सुअल हार्मोन एक्टिव होने लगते हैं, जिसकी वजह से विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत जैसे समाज में परिवार में सेक्स संबंधी बातें करना अलाउड नहीं है। इसी वजह से इस दौरान जो मित्र समूह होता है, पीयर ग्रुप, उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसी ग्रुप में व्यक्ति अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बातें करता है। इसीलिए अक्सर यह होता है इस उम्र में आकर कि जो व्यक्ति होता है वह परिवार से ज्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताने लगता है। दोस्तों, इस दौरान जो इंसान होता है वो 6ठी से लेकर 12वीं कक्षा के बीच पढ़ता है, इसीलिए उसको इस दौरान अपनी पढ़ाई का विकल्प भी चुनना पड़ता है, क्योंकि 10th क्लास इंसान पास करता है तो उसे यह तय करना पड़ता है कि उसे साइंस साइड लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स लेनी है। तो इसीलिए इंसान को एक महत्वपूर्ण विकल्प जो चयन है वो ये करना होता है कि वो किस लाइन में जाना चाहता है। परंतु साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि उसके लिए दोस्त भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए अक्सर ये होता है कि सारे दोस्त एक ही लाइन में चले जाते हैं, बिना ये जाने कि उनका इंटरेस्ट है भी या नहीं, वो सारे एक ही लाइन में घुस जाते हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस की जाती है। इसी उम्र में दोस्तों यह भी होता है कि इंसान स्वतंत्र होकर बहुत सारे निर्णय लेना चाहता है। इस उम्र में अक्सर यह होता है कि किशोर यह सोचता है कि उसको इस तरीके की दुनिया बनानी है, इस तरीके का घर बनाना है, इस तरीके की जिंदगी को उसे अपनाना है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि वो स्वतंत्र हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि परिवार में उसकी जो स्थिति होती है वो उसको कभी स्वतंत्र होने ही नहीं देती है। इसीलिए वो एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करता है, यूटोपिया वर्ल्ड का निर्माण करता है। इसीलिए इस आयु का इंसान अक्सर ख्याली दुनिया में खोया रहता है, जिसको यूटोपिया वर्ल्ड कहा जाता है। दोस्तों, अगर इनमें से 4-5 बातें निर्धारित हो जाती हैं तो एरिक्सन साहब का मानना यह था कि हम आइडेंटिटी अचीवमेंट की स्थिति में होते हैं। इस दौरान जो इंसान द्वंद्व का सामना करता है उसे आइडेंटिटी अचीवमेंट वर्सेस रोल कंफ्यूजन कहा जाता है। इस दौरान यदि व्यक्ति अपने आप को 4-5 बातों में सकारात्मक रूप में देखता है तो वह आइडेंटिटी अचीवमेंट की स्थिति में होता है। परंतु अगर यदि कुछ भी निर्धारित नहीं है या बहुत कम बातें निर्धारित है तो वह अपने आप को रोल कंफ्यूजन की स्थिति में पाता है। दोस्तों, अगला चरण यंग एडल्टहुड का है, जिसमें इंसान की उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष तक के बीच होती है। इसमें इंसान अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और जॉब करने लगता है। जॉब के बारे में यह माना जाता है दोस्तों कि इंसान अगर वो सारी चीजें अपनी जॉब से प्राप्त कर लेता है जो उसने उम्मीद की थी, जो खुशी उसको अपने काम में मिल रही है, जो उसने उम्मीद की थी,
तो वह अपने आप को इंटीमेसी की स्थिति में पाएगा। और जबकि यदि उसने परेशान होकर कोई दूसरी जॉब पकड़ ली या उसको जॉब से वो खुशी नहीं मिली जो उसने उम्मीद की थी, जिसकी कल्पना की थी, तो वो अपने आप को आइसोलेशन की स्थिति में पाता है। आइसोलेशन की स्थिति में दोस्तों व्यक्ति हमेशा ये होता है कि किसी भी वजह से आज छुट्टी हो जाए, वो कभी भी काम में दिल नहीं लगा पाता है। वो अपने काम को जॉब मानकर करता है, उसमें कभी उसका मन नहीं लग पाता है, वो हमेशा बेमन से काम को करता है। इस स्थिति को आइसोलेशन कहा जाता है। और दूसरी बात इस स्थिति में ये होती है दोस्तों यंग एडल्टहुड में कि व्यक्ति की शादी होती है। शादी को लेकर उसके जो अनुभव होते हैं वो कैसे रहते हैं, यह भी उसके द्वंद्व को, कॉन्फ्लिक्ट को निर्धारित करता है। शादी को लेकर अगर उसके अनुभव अच्छे हैं तो वो अपने आप को इंटीमेसी की स्थिति में पाएगा। वो अपने दोस्तों से भी अक्सर बात करता है, हमेशा खुश रहता है और दोस्तों को भी राय देता है कि जल्दी से शादी कर लो, शादी करना बहुत अच्छी बात है। इस स्थिति को इंटीमेसी कहा जाता है। परंतु कई बार यह होता है कि शादी को लेकर, जॉब को लेकर व्यक्ति के अनुभव नकारात्मक होते हैं। वो परिवार से, जॉब से भागने लगता है और लोगों को हमेशा ये राय देता है कि शादी मत करना, शादी से बड़ी परेशानी कोई नहीं है। इस तरीके की स्थिति को आइसोलेशन कहा जाता है दोस्तों। यह इस बात पर निर्भर करता है द्वंद्व कि हम इंटीमेसी में हैं या आइसोलेशन में, कि शादी को लेकर और नौकरी को लेकर हमारे अनुभव कैसे रहे हैं। दोस्तों इसके बाद 7वीं अवस्था है जिसको मिडिल ईयर्स या मध्य अवस्था कहा जाता है। और इसमें इंसान की उम्र 50 से लेकर 70 वर्ष के बीच होती है। इसमें इंसान जिस कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व का सामना करता है उसे जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन कहा जाता है। अक्सर इस अवस्था में आकर यह होता है कि इंसान अपने ऑफिस में जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है उस पर पहुंच जाता है। जब टॉप मोस्ट पोस्ट पर पहुंच जाता है तो उस स्थिति में उसके सामने 2 तरीके की मानसिक अवस्थाएं हो सकती हैं। पहला तो यह कि वह सोचेगा कि अब मैं इस ऑफिस में सबसे ऊंचे पद पर आ गया हूं, जब तक मैं रिटायर होऊंगा तब तक मुझे इस पद का, इस पोस्ट का मजा लेना है। वो आगे पीछे के बारे में सोचना बंद कर देता है। तो इस स्थिति को स्टैग्नेशन कहा जाता है। लेकिन अगर वो अपने ऑफिस में सबसे ऊंचे पद पर आकर वह यह सोचता है कि जब तक वह रिटायर होगा, क्योंकि अब उसके पास ताकत भी है, सबसे अच्छी पोजीशन भी है, रिटायर होने से पहले वह इस ऑफिस को इतना संवार देगा, इतना योग्य बना देगा कि कोई कमी ना रहे, तो इस स्थिति को जनरेटिविटी कहा जाएगा। जिससे व्यक्ति को लगता है कि वो अभी भी कुछ उत्पादित कर रहा है, वो हारा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसी अवस्था में इंसान की सेवानिवृत्ति हो जाती है, रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद इंसान के सामने 2 स्थिति होती हैं। एक तो वह यह कि लोग दुखी होने लगते हैं और मानते हैं कि अब तो उनकी जिंदगी खत्म हो गई, इतने लंबे समय से जिस शेड्यूल को वो जीते आ रहे थे वो खत्म हो गया, तो अब जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इस तरीके की जब मानसिक अवस्था या मनोवृत्ति इंसान की बन जाती है तो इसको स्टैग्नेशन कहा जाता है। जबकि यदि व्यक्ति सोचता है कि रिटायर हो गया तो क्या हुआ, अभी भी वो जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है, लोगों को राय दे सकता है, कोई दूसरा काम करेगा, कुछ जनरेट करेगा। इस तरीके की जो मानसिक स्थिति होती है उसको जनरेटिविटी कहा जाता है। दोस्तों ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी रिटायरमेंट लाइफ को किस तरीके से देखते हैं और हमारे अनुभव ही हमें यह बताते हैं कि हम जनरेटिविटी की स्थिति में हैं या स्टैग्नेशन की स्थिति में। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम अवस्था है उसको वृद्धावस्था या ओल्ड एज कहा गया है। एरिक्सन साहब का यह मानना था कि इस अवस्था में व्यक्ति अचेतन मन से, अनकॉन्शियसली अपने पूरे जीवन को एनालाइज करता है। अक्सर दोस्तों फिल्मों में दिखाया जाता है कि इंसान एक कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसकी आंखें बंद है और बचपन से लेकर अपने बुढ़ापे तक की सारी बातों को वो सोचता है। इसी स्थिति को वृद्धावस्था कहा गया है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने पूरे जीवन को एनालाइज करता है और सोचता है कि उसकी जिंदगी में क्या घटा हुआ। अगर उसने एक अच्छी जिंदगी बिताई, अच्छी शिक्षा प्राप्त की, अच्छी नौकरी की, अच्छे उसके बच्चे हुए, उनका जीवन सफल रहा, तो वो अपने आप को ईगो इंटीग्रिटी की स्थिति में पाएगा। लेकिन यदि वो अब मानता है कि वो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, ना तो अच्छी तरीके से पढ़ पाया, ना ही उसकी कोई अच्छी नौकरी लगी, उसके जो बच्चे थे वो भी कोई कामयाब नहीं रहे, तो वो अपने आप को डिस्पेयर की स्थिति में पाएगा। ईगो इंटीग्रिटी की स्थिति में अक्सर इंसान मानता है दोस्तों कि भगवान मुझे आज उठा ले तो मुझे दुख नहीं, क्योंकि जिंदगी से मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया है। जबकि डिस्पेयर में इंसान हमेशा दुखी रहता है, वो मानता है कि पता नहीं मुझे मौत क्यों नहीं आती।
तो पूरे जीवन को एनालाइज करके इंसान जिस द्वंद का सामना करता है उसे ईगो इंटीग्रिटी कहा जाता है या डिस्पेयर कहा जाता है। दोस्तों, एरिक्सन साहब का मानना यह था कि ये जो सारा विकास है ये एक कॉन्टिनम के रूप में होता है, जिसमें एक तरफ पॉजिटिविटी और दूसरी तरफ नेगेटिविटी होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम अपने आप को पूरी तरीके से नेगेटिव पाएं या पूरी तरीके से पॉजिटिव पाएं, बल्कि यह भी संभव है कि हम अपने आप को बीच में कहीं पाए। क्योंकि यह भी हो सकता है कि जैसे युवा वृद्धावस्था वाली स्थिति में कि हमने अच्छी मेहनत की, अच्छी नौकरी प्राप्त की, लेकिन और बच्चों को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया, लेकिन बच्चे हमें छोड़कर कहीं दूसरी जगह विदेश में जाकर बस गए, तो हमारे अनुभव सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। इसीलिए हम अपने आप को बीच में कहीं पा सकते हैं। दोस्तों, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे अनुभव कैसे रहे हैं कि हम अपने आप को इस क्वांटिनम में कहां पाते हैं। दोस्तों, एरिक्सन की थ्योरी में हम एक निरंतरता को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक चरण का विकास दूसरे चरण के विकास को प्रभावित करता है। हमारे अनुभव जिस तरीके के एक चरण में रहते हैं, आगे के चरण का अनुभव भी इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे पहले वाले चरण का विकास किस तरीके से हुआ था। तो दोस्तों, ये था एरिक एरिक्सन का थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।